आजकल आप जब भी बाज़ार जाते हैं, चाहे सब्जी लेनी हो, चाय पीनी हो या किसी बड़े मॉल में शॉपिंग करनी हो, हर जगह एक चीज़ कॉमन है। वो है छोटा सा अजीबोगरीब डिज़ाइन वाला चौकोर डिब्बा, जिसे हम और आप क्यूआर कोड कहते हैं। जेब में कैश हो ना हो, मोबाइल निकाला, स्कैन किया और काम हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये जादुई कोड आया कहाँ से, किसने बनाया इसे? और सबसे बड़ा सवाल, जिसने इसे बनाया वो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं है? हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा सांसद और मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति ने एक बहुत ही पते की बात कही। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि कैसे एक जापानी इंजीनियर की दरियादिली ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। आज की कहानी उसी गुमनाम नायक की है, जिसने अरबों डॉलर कमाने का मौका छोड़ दिया ताकि हम और आप आसान जिंदगी जी सकें। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कहानी के फ्लैशबैक में लेकर आपको चलते हैं। साल था 1994, जगह जापान। उस समय की दुनिया बारकोड पर चलती थी। आपने देखा होगा काली और सफ़ेद लाइनों वाला वो कोड। लेकिन जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी डेंसो के सामने एक बड़ी मुसीबत थी। कार के कल पुर्जों पर लगे बारकोड में बहुत कम जानकारी स्टोर हो पाती थी। अगर एक से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 10-10 बारकोड लगाने पड़ते थे। मशीनें इसे पढ़ने में बहुत वक्त लगाती थीं। इसी कंपनी के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था मसाहिरो हारा। वो इस समस्या से परेशान हो गए थे। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा बनाना होगा जो तेज़ हो और जिसमें ज़्यादा डाटा आ सके। मसाहिरो हारा को गो नाम का एक बोर्ड गेम खेलने का शौक था। उसी गेम के बोर्ड को देखते देखते उन्हें आइडिया आया। उन्होंने सोचा, अगर हम बारकोड की सीधी लाइनों को चौकोर यानी स्क्वायर में बदल दें और जानकारी को ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों तरफ से पढ़ें तो क्या होगा। उन्होंने अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत की और तैयार हुआ क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी क्यूआर कोड। ये बारकोड से 10 गुना ज़्यादा तेज़ था और इसमें जानकारी भी कई गुना ज़्यादा आ सकती थी। सबसे खास बात ये थी कि अगर ये कोड थोड़ा फट जाए या गंदा भी हो जाए तब भी मशीन इसे पढ़ लेती थी। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे भावुक और अहम मोड़, जिसका जिक्र सुधा मूर्ति ने संसद में किया। जब कोई नई और क्रांतिकारी चीज़ बनती है तो उसे बनाने वाला उसे पेटेंट करवा लेता है, यानी उस तकनीक को इस्तेमाल करने के बदले दुनिया उसे पैसे देती है, जिसे रॉयल्टी कहते हैं। अगर मसाहिरो हारा और उनकी कंपनी चाहती तो वो क्यूआर कोड पर अपना एकाधिकार जमा सकते थे। आज दुनिया में हर रोज़ अरबों बार क्यूआर कोड स्कैन होता है। ज़रा सोचिए, अगर हर स्कैन पर उन्हें 10 पैसे भी मिलते तो वो आज कितने बेशुमार दौलत के मालिक होते। लेकिन मसाहिरो हारा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे मानव कल्याण और बहुजन हिताय के लिए फ्री कर दिया। उन्होंने इसका पेटेंट तो लिया, लेकिन इसके इस्तेमाल को ओपन सोर्स रखा, यानी दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि ये तकनीक पूरी दुनिया में काम आए। मसाहिरो हारा के उस एक फैसले ने दुनिया बदल दी। शुरुआत में ये सिर्फ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल हुआ, लेकिन 2000 के बाद जब मोबाइल फ़ोन में कैमरा आया तो क्यूआर कोड घर घर पहुंच गया। और फिर आया वो दौर जिसने क्यूआर कोड को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया, कोविड-19 महामारी, कोरोना काल। याद कीजिए वो समय जब हम किसी चीज़ को छूने से डरते थे, नोट देने से डरते थे। तब इसी क्यूआर कोड ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट यानी बिना छुए भुगतान को संभव बनाया। आज भारत के छोटे से छोटे गांव में एक रेहड़ी लगाने वाला भी डिजिटल पेमेंट ले रहा है। ये सब मसाहिरो हारा की उसी सोच का नतीजा है। आज रेलवे टिकट हो, अस्पताल की रिपोर्ट हो, रेस्टोरेंट का मेन्यू हो या किसी वेबसाइट का लिंक, सब कुछ इस छोटे से कोड में समा गया है। मसाहिरो हारा आज भी कहते हैं कि मैंने तो बस एक समस्या का हल खोजा था, इसे बड़ा तो दुनिया के भरोसे ने बनाया है। सुधा मूर्ति ने बिल्कुल सही कहा, सोशल इनोवेटर सिर्फ आविष्कार नहीं करते, वो समाज को एक बेहतर जगह बनाते हैं। मसाहिरो हारा ने साबित कर दिया कि असली कामयाबी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आपके काम से कितने लोगों की ज़िंदगी आसान हुई। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मसाहिरो हारा की कहानी घर घर तक पहुंच सके, हर जन तक पहुंच सके।